खंड 2 अध्याय 17। चूंकि वह अपने काम में निष्पक्ष और निर्णायक था, इसलिए चाहे मामला कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, हर कोई उसे हल करने के लिए गार्ड हाउस में आता था, जिससे गार्ड हाउस स्वाभाविक रूप से एक छोटे पैमाने का कार्यालय बन गया। वह लगभग एक स्वामी की तरह था, सिवाय इसके कि वह गबन नहीं करता था, रिश्वत नहीं लेता था और किसी की चापलूसी नहीं करता था। हालांकि इससे कभी कभी व्यापार संघ के मालिक असहज हो जाते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि उन्होंने उसे पहले भी नियुक्त किया था। वे चाहते थे कि वह तटस्थता बनाए रखे, इसलिए वे केवल अपनी नाक छू सकते थे और कड़वी मुस्कान दे सकते थे। भले ही उसका कार्यस्थल एक बड़े घर में बदल दिया गया था, फिर भी जियुये ने उसके लिए भोजन लाने और उसके साथ खाने की अपनी दैनिक आदत को नहीं बदला। वह शहर में पके हुए माल और मटन लाती थी। जो लोग उसे देखते थे, वे मुस्कुराते और उसका स्वागत करते थे। कभी कभी उसे कुछ फल और केक भी देते थे, ताकि वह गार्ड के घर पर सबके खाने के लिए ला सके। यहाँ के लोग बहुत उत्साही थे। हालांकि वह यहाँ सिर्फ 1.5 साल से थी। हर कोई उसे जानता था, राजधानी में रहने वाले 17 सालों के विपरीत। यहाँ तक कि सड़क के उस पार के पड़ोसी भी बहुत करीबी नहीं थे। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि हर कोई उसे जानता था, क्योंकि वह बहुत सम्मानित था। चूंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, कुछ महीने पहले एक और डॉक्टर था, जिससे एलिन के यहाँ कम लोग आते थे। एलिन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह और भी ज्यादा आलसी हो गई थी। 2 महीने पहले बचत के बल पर उसने और उसके पति ने एलिन के सारे पैसे चुका दिए। लेकिन एलिन नहीं चाहती थी कि वह चली जाए। उसे यह भी चिंता थी कि वह खाना भूल जाएगी। इसके अलावा उन दोनों को यहाँ रहने की आदत थी, इसलिए उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। चूंकि वह एलिन की ऋणी थी, इसलिए वह हर दिन उसकी सफाई और खाना बनाने में मदद करती थी। इतने लंबे समय से यहाँ रहने के कारण कौवे भी उसे पहचानते थे। सर्दियों की शुरुआत में कीड़े मकोड़े न मिलने पर भूखे पेट कौवे उसके पास आते और भोजन की भीख मांगते। काला कौआ, जो अक्सर एलिन के पास रहता था, अजीब तरह से बड़ा था। उसकी जेठ काली आंखें बहुत बुद्धिमान लगती थीं, यहाँ तक कि वह कभी कभी खुद को उससे कुछ शब्द कहने से नहीं रोक पाती थी। लेकिन बेशक वह कभी भी उसका जवाब नहीं देता था। वह एक बड़ी सड़क से गुजरी जो पिछले साल सुनसान थी, लेकिन अब बहुत चहल पहल थी, और जहाँ वह काम करता था वहाँ चली गई। वह दरवाजे के अंदर घुसी ही थी कि 2 मजबूत आदमियों ने उसे दूर से देखा और तुरंत उसका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। भाभी, क्या आप बड़े भाई के लिए खाना लाने आई हैं? टाई म्यू एर ने पूछा। वह मुस्कुराई। टाई म्यू एर और उसके छोटे भाई बातू एर की ओर देखा, सिर हिलाया और उस स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जो झांग यांग ने उसे पिछले साल भर में सिखाई थी, यह पूछने के लिए, क्या तुम दोनों ने अभी तक खाना खाया है? चलो साथ में खाना खाते हैं। बादोनी ने सुना और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। अभी नहीं भाभी। भाभी, इसकी बकवास मत सुनो। हमने अभी खाना खाया है और शिफ्ट बदलने के लिए शहर के गेट पर जाने की जल्दी है। आप जा सकती हैं। इससे पहले कि बातुनी की बात पूरी होती, टाई मुनी ने उसके सिर पर वार कर दिया, उसके छोटे भाई को घसीट कर ले गया और चलते समय गाली देते हुए बोला, मूर्ख। मूर्ख भाई। बड़ा भाई सारी सुबह सिर्फ दोपहर का इंतजार करने में व्यस्त रहा ताकि भाभी के साथ खाना खा सके। दूसरे जोड़े के पास एक हिस्सा पुरुष के लिए और एक हिस्सा पत्नी के लिए है। तुम्हारे लालची मुंह के लिए कोई हिस्सा कहाँ है? तुम इतने मुफ्त में लाइट बल्ब बनना चाहते हो? मूर्ख। बात उन्हीं को अब ही एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर खुजलाया, जोर से उस पर हंसा। भाभी, माफ करना, मेरा पेट भर गया है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अगली बार।
वह शर्मा गई, लेकिन कुछ भी समझा नहीं सकी। हालांकि वह हमेशा बहुत कुछ करती थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग उसे खाते समय परेशान करें। एक मिनट रुको, यह जानते हुए कि उन दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, उसने उन्हें बुलाया। जल्दी से चली गई, लकड़ी के बक्से से 2 बड़े केक निकाले और उन्हें दे दिए। भूखे मत रहना। दोनों भाइयों ने केक देखे और तुरंत पीछे मुड़े, पके हुए केक लिए, खुशी से मुस्कुराए और जवाब दिया, धन्यवाद भाभी। बोलने के बाद वे दोनों केक लेकर आए, पीछे मुड़े और अपने घोड़ों पर सवार हो गए। वह देख सकती थी कि कई लड़कियां घोड़ों पर बैठे दोनों भाइयों को देखने के लिए अपना सिर घुमा रही थी और आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। पिछले 1 साल में उनके प्रशिक्षण के तहत टाई म्यू एर बहुत लंबा और मजबूत हो गया था। छोटा भाई बादोनी अपने भाई से भी ज्यादा अच्छा है, अपने बड़े भाई से आधा सिर लंबा है। हालांकि उसके चेहरे पर एक निशान है, लेकिन यह दोनों चचेरे भाइयों की खूबसूरती को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा इस महल में ब्लैक क्रो वर्दी पहनना एक असीम सम्मान है। आजकल हर कोई ब्लैक क्रो बनने की होड़ में लगा हुआ है और महिलाएं भी उन बहादुर और मजबूत पुरुषों की प्रशंसा करती हैं। पिछले साल टीम के कई लोगों ने शादी कर ली थी। 2 भाई थिएट मोक न्ही और बादोनी मूल रूप से ट्रोंग डोंग को मास्टर कहना चाहते थे, लेकिन जब उसने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने उसे बड़ा भाई कहना शुरू कर दिया। उसने कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए ब्लैक क्रोज ने भी उसे पुकारना सीख लिया। वह जानती थी कि ऊपर से देखने पर उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसके दिल में उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वे उसे बड़ा भाई कहते थे। उस दिन जब उसने उसे रात के खाने के दौरान यह कहानी सुनाई, तब भी उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उस पल वह वास्तव में दौड़कर इन 2 प्यारे छोटे भाइयों को गले लगाना चाहती थी। इससे पहले, चाहे वह किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उन्हें यह नहीं बता सकता था। लेकिन अब उसे छिपने और झाड़ झंखाड़ में उलझने की जरूरत नहीं थी, और आखिरकार उसे वह सम्मान और इनाम मिला जिसका वह हकदार था। दोनों भाइयों को जाते देख वह मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ी। टाट लैम और वह नक्शे की ओर इशारा करते हुए दोनों गिल्ड नेताओं के साथ चर्चा में अपना सिर छिपा रहे थे। उसे आते देख सभी ने चतुराई से उसका अभिवादन किया और पहले चले गए। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह उसके बगल में बैठ गई, मेज पर रखे नक्शे को देखती रही। क्या मैं आप सभी को परेशान कर रहा हूँ? नहीं, वैसे भी इस मामले पर तुरंत चर्चा नहीं की जा सकती, उसने उसे सहज महसूस कराते हुए कहा। आप सभी इतने उत्साह से किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने उसे एक कप चाय पिलाई और जवाब दिया, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें स्थिरता और दीर्घकालिक शांति की तलाश के लिए पास के मंगोल शाही परिवार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए या नहीं। वह उसे देखकर दंग रह गई। क्या आपको यकीन है? बहुत से लोग शहर में बसने के लिए रुक गए और व्यापार धीरे धीरे अधिक समृद्ध हो गया। यद्यपि यह स्थान मुख्य सड़क से दूर है, फिर भी यह ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ है। गिल्ड प्रमुखों ने अन्य लोगों के ध्यान में आने से पहले ही शाही परिवार का समर्थन लेने का निर्णय लिया। ऐसा करना स्वाभाविक बात है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराया और फुसफुसाया, चिंता मत करो, अगर एक दिन हमें सचमुच कर के लिए बातचीत करने के लिए किसी को भेजना पड़ा, तो वह व्यक्ति मैं नहीं हो सकता। मैं तो बस शहर की सुरक्षा का कप्तान हूँ, कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। इसके अलावा मंगोल सेना में हर कोई मुझे नहीं जानता। इसके अलावा अगर लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि मैं इस शहर का कप्तान हूँ, तो वे अटकलें नहीं लगाएंगे। वह जानती थी कि उसने जो कहा वह बहुत उचित था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई।
उसकी नाजुक भौहों को सिकुड़ता देखकर उसने फिर कहा, देखो, मैं यहाँ 1 साल से ज्यादा समय से हूँ। क्या इस शहर में भागकर आए अपंग सैनिकों और गुलामों में से कोई मुझे पहचानता है? उनकी नज़र में मैं त्रुओंग डुओंग हूँ, जो थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट जानता है। एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी के सख्त नियंत्रण में रहता है, अपनी पत्नी से इतना डरता है कि दूसरी लड़कियों की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। इन शब्दों से उसका चेहरा लाल हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? वह मुस्कुराया और बोला, वाकई, बाजार में हर कोई यही कहता है। अभी दोपहर को टाट बीन ही ने मुझे यह कहते हुए परेशान किया कि वह बहुत कमजोर और छोटी है, लेकिन मैं हमेशा उसकी बात इतनी आज्ञाकारी ढंग से क्यों सुनता हूँ, जिससे उसकी पत्नी उसे मेरी तरह आज्ञाकारी न होने का दोषी ठहराती है। उसने उसकी ओर देखा। तुमने क्या जवाब दिया? उसने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। कहा, मैंने कहा था कि तुम सिरके की बोतल हो। अगर मैं चुपके से किसी दूसरी लड़की को देख लूं, तो तुम सबके सामने मेरे कान चुटकी से काट दोगी। यह बहुत शर्मनाक है। तूदा ने यह सुना, अजीब तरह से मुस्कुराए, उसके कंधे को थपथपाया। तुम सचमुच बकवास कर रहे हो। मेरा यह मतलब नहीं था। उसने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया, जिससे वह हांफने लगी। उसने सिर्फ उसे अपना माथा उसके माथे पर दबाते हुए देखा, उसकी गहरी गहरी आंखें, उसकी आवाज कर्कश। तुमने चुटकी नहीं ली, तुमने सिर्फ मेरे कान को काटा। वह शर्मा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बात पर ध्यान देगा। उसका यह मतलब नहीं था। उसने कभी दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं देखा, लेकिन शहर में आबादी बढ़ने के कारण महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई। वह सुरक्षा दल का कप्तान है। ब्लैक क्रोज पर भी लड़कियों की नजर है। उसके जैसे कप्तान की तो बात ही छोड़िए। वे जानते थे कि वह विवाहित है, लेकिन अभी भी कुछ युवतियां थीं जो उसे लुभाना चाहती थी। वह असहज थी, इसलिए प्यार करते समय वह अपने आप को रोक नहीं पाई और धीरे से उसके कान को काट लिया, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गया। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वह खुद को रोक नहीं पाई और सार्वजनिक रूप से यह घोषित करना चाहती थी कि वह उसका है। मैं हूँ, उसने कहा, फिर अपना सिर नीचे किया, उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन को गहराई से चूसा और चुमा, जब तक कि गुलाब जैसा लाल निशान न रह गया। वह उसके कारण इतनी बेदम हो गई थी। वह लगभग अपना होश खो बैठी थी। सौभाग्य से उसके मुंह से करा निकलने से पहले उसे याद आया कि वह कहाँ थी। शर्मा गई और जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। शर्मिंदगी से कहा, जल्दी करो और खड़े हो जाओ, यह कार्यस्थल है, लोग तुम्हें देख लेंगे। आज मैंने नूडल्स बनाए, कुछ ट्राई करके देखो कि क्या वे स्वादिष्ट हैं। यह सुनकर, यह जानते हुए कि वह शर्मिंदा थी, वह धीरे से हंसा, उसे दूर धकेलने और बैठने दिया। वह जल्दी से बैठ गई, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने वाला आदमी अपने पैरों को मोड़ रहा है, अपने होंठ को चाट रहा है। उसके असंतुष्ट रूप ने उसके चेहरे को और भी लाल कर दिया। उसने उसका ध्यान हटाने के लिए जल्दी से टोकरी खोली। उसने उसे शर्माते हुए देखा, आज्ञाकारी रूप से नूडल्स का कटोरा लेने के लिए आगे बढ़ा, चॉपस्टिक उठाई और धीरे से एक टुकड़ा खा लिया। उसे खाते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह शुरू से अंत तक उसकी गर्दन को घूरता रहा, तब तक घूरता रहा जब तक कि वह शर्मा नहीं गई। जिस जगह उसने चूसा था वह लाल हो गया, और शर्म से धीरे से डांटा, देखना बंद करो, अपने नूडल्स खाओ। यह सुनकर वह मुस्कुराया, अपनी नजरें हटा ली और टमाटर, आलू, चिकन और थोड़ी सब्जियों और मसालों के साथ नूडल्स का कटोरा खाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने बाजार में आंटी से सीखा, क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ। उसने सिर हिलाया। नूडल्स का कटोरा मीठा और खट्टा था, थोड़ा मसालेदार था, नूडल्स स्वादिष्ट थे। कुछ ही देर में उसने कटोरा खाली कर दिया।
धीरे धीरे खाओ। यह देखकर वह खुशी से मुस्कुराई। हालांकि वह बड़बड़ाई, फिर भी उसने उसके लिए एक और कटोरा निकाला और पूछा, क्या नूडल्स अभी तक पक गए हैं? मुझे डर था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो यह बहुत नरम होगा, इसलिए मैंने बर्तन को जल्दी ही चूल्हे से उतार लिया। यह पक गया है, लेकिन बिल्कुल भी नरम नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने उसके लिए एक टुकड़ा उठाया। इसे आजमाओ। उसने एक टुकड़ा खाने के लिए अपना मुंह खोला। इसे 2 बार चबाया लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। यह थोड़ा नरम लगा। उसने सोचा कि अगली बार शायद उसे नूडल्स और सूप को अलग करके लाना चाहिए। लेकिन उसके सामने वाले आदमी ने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने दिल में इसे याद किया। वह उसे खाते हुए देखती रही और सुनती रही कि सुबह क्या हुआ था। उसे यह सुनना बहुत अच्छा लगता था कि वह उसे बाजार में क्या हुआ, किसकी बकरी है से लेकर किस पर ऊंट ने थूका तक। ये कहानियां इतनी दिलचस्प थी कि वह हर बार हंसती थी। हालांकि वह पढ़ना लिखना जानती थी, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि उसका सामान्य ज्ञान उससे कहीं बेहतर था। यहाँ तक कि ब्लैक क्रो टीम के सभी सदस्य भी छुपी हुई प्रतिभा वाले हैं। वह यह नहीं बता सकती थी कि ये बालदार बकरियां नर हैं या मादा, लेकिन वे एक नज़र में पहचान सकती थी। बेशक ऐसे समय भी थे जब लोग परेशानी खड़ी करते थे या चोर उन्हें परेशान करने आते थे, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं होती थी। अब गार्ड दल बढ़कर 200 लोगों का हो गया था, जो लगभग एक छोटी सेना थी, यहाँ तक कि एक साधारण व्यापारी कारवां से भी बड़ी। आसपास के लुटेरों को कई बार उनसे डरना पड़ा और उन्हें बहुत पहले ही वहां से चले जाना पड़ा। उसके मुंह में खाना लगा हुआ था, इसलिए उसने उसे पोंछने के लिए रुमाल का इस्तेमाल किया। उसने उसे रोका नहीं, बस उसे बहुत ही कोमल भाव से देखा, जिससे उसका दिल चुपचाप कांप उठा। इस समय अचानक कोई अंदर घुस आया और दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही वे पहले से ही उत्साहित थे और जल्दी से पुकार रहे थे, भाभी, भाभी। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और देखा कि जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि टाट लैम था, जो अभी अभी रात के खाने के लिए घर आया था। वह बहुत जल्दी में था, इसलिए दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसका चेहरा जमीन पर जा लगा, जिससे वह डरकर मर गई, लेकिन वह तुरंत चारों पैरों पर खड़ा हो गया। क्या हुआ? टाट लैम की तरह शांत और उत्तेजित किसी व्यक्ति को शायद ही कभी देखा हो। ट्रोंग डोंग खड़ा हुआ और तेजी से उसकी ओर चला गया। बड़े भाई को लेना नहीं, ना नहीं। आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया देखकर उसने अपना हाथ उठाया और टाट लैम को शांत होने का संकेत दिया। टाट लैम, सांस अंदर लो। टाट लैम ने आदेश सुना, गहरी सांस ली और शांत हो गया। अब बताओ, क्या हुआ? उसने पूछा। गुलीना एयर का पानी टूट गया है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है। टाट लैम अधीर था। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन वह अंततः एक पूरा वाक्य कहने में सक्षम था। मैं यहाँ हूँ। आओ और अपनी भाभी से मदद मांगो। गुलीना एरसा लिन की पत्नी है, वह गर्भवती है। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। उसे अपने पीछे आते देखा। उससे कहा, मैं सा लिन के साथ वापस जाऊंगा यह देखने के लिए कि चीजें कैसी हैं। तुम थोड़ी देर आराम करो। मैं उसके साथ जाऊंगा। वह थोड़ा स्तब्ध थी। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। वह उसके सामने चली गई, बोली, मैं जन्म देने वाली हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी क्या मदद कर सकता है? उसने भौहें सिकोड़ी। कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे के सामने खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, बहुत घबराया हुआ। तू दा स्तब्ध रह गया। उसने अपने हाथ से देखा, केवल टाट लैम का चेहरा कागज की तरह सफेद था।
इतना चिंतित कि उसके सिर से पसीना बह रहा था। दरअसल, अगर वह आदमी बहुत चिंतित होने के कारण कमरे में बेहोश हो जाता, तो उसके पास गर्भवती महिला की देखभाल करने और अकेले उस पर ध्यान देने की ताकत नहीं होती। उसने अपनी हंसी रोक ली और केवल सहमति में सिर हिलाया। खंड 2 अध्याय 18। क्योंकि वह जल्दी में था, वह उसे ब्लैक क्रो लेन वापस ले जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुआ। वह गुलीना एयर को देखने के लिए कमरे में दाखिल हुई और जल्दी ही उसे पता चल गया कि स्थिति ठीक नहीं थी। गुलिन की प्रसव नली पहले से ही खुली हुई थी, लेकिन वह वहां से एक छोटी उंगली देख सकती थी। 1 साल से अधिक समय से वह अक्सर एलिंग को बच्चे पैदा करने में मदद करती थी, और यह पहली महिला नहीं थी जिससे वह मिली थी। वह जानती थी कि यह स्थिति बहुत खराब है, वह खुद इसे संभाल नहीं सकती थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल गई। जल्दी से शहर की दीवार पर जाकर एलिन को ढूंढो। टाट लैम ने यह सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह लगभग बेहोश हो गया। लेकिन उसने तालाम की पीठ जोर से थपथ पाई। उठो। हाँ, तुम्हें जागना ही होगा, तालाम। जाओ, अपने हाथ धो लो। मुझे तुम्हारी पत्नी को शांत करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैं प्रवेश करना? मुझे लगता है कि हमें एलिन को ढूंढना चाहिए। ट्रुओंग डोंग जाएगा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, गुलीना एयर को तुम्हारी जरूरत है। मेरी हुई भाषा अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। सा लिन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी जोर से सिर हिलाया और हाथ धोने के लिए मुड़ा। सा लिन के बाहर जाने के बाद जिउये ने उसकी ओर देखा और कहा, गर्भावस्था ठीक नहीं है। जल्दी से एलिंग को ढूंढो। उसे अभी दक्षिण द्वार पर होना चाहिए। मुझे डर है कि अगर हम इसे खींचते रहेंगे तो गुलीना एयर इसे सहन नहीं कर पाएगी। वह जानता था कि स्थिति गंभीर थी, इसलिए वह तुरंत महिला जादूगर को खोजने के लिए शहर की दीवार पर गया। जिउये ने बिस्तर पर कराह रही प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को दिलासा दिया। उसके नीचे एक चटाई बिछाई, उसका पसीना पोंछा और उसे पीने के लिए पानी दिया। गुलीना एयर शहर की पहली लड़की थी जिसने ब्लैक क्रोज में से किसी से शादी करने का साहस किया। यद्यपि तालाम के चेहरे पर गुलामी का निशान था, फिर भी वह बिल्कुल भी डरी नहीं थी। टाट लैम अपनी खूबसूरत पत्नी से बहुत प्यार करता था। टूदा को पूरी उम्मीद थी कि वह इस परीक्षा में सुरक्षित रूप से पास हो जाएगी। टाट लैम अंदर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझकी। उसे पता था कि वह बहुत डरा हुआ है। ये पुरुष, हालांकि लंबे और मजबूत होते हैं, मवेशियों, घोड़ों, बकरियों और गधों को बच्चे देने में बहुत कुशल होते हैं, लेकिन अगर वे उनकी अपनी महिलाएं होतीं, तो वे उनकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करतीं। लेकिन सा लिन के अंदर आने के बाद उसने पाया कि उसकी पत्नी की सांसें कमजोर हो रही थी और वह अपना सारा डर भूल गया। उसने जल्दी से अपनी पत्नी का छोटा सा हाथ पकड़ा और उसे सांत्वना देने के लिए आंखों में आंसू भरकर उसके पास बैठ गया। लेकिन प्रसव पीड़ा फिर से शुरू हो गई और गुलिन एयर करा उठी और रो पड़ी। उसने सा लिन के हाथ को कसकर पकड़ लिया जैसे कि वह उसे तोड़ना चाहता हो। टूदा उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन बच्चा वहीं फंसा हुआ था, आगे या पीछे हिलने में असमर्थ था। गुलीना एयर जोर से चिल्लाई, उसे सा लिन की चीखें भी सुनाई दे रही थी। जब उसे लगा कि वह गिरने वाली है, तो एलिन स्वर्ग से उतरी देवी की तरह प्रकट हुई। उसने तुरंत अपना सिर एक तरफ मोड़ लिया ताकि एलिन उसे संभाल सके। आधे घंटे के बाद वह कमरे से बाहर चली गई, वास्तव में पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रही थी। दरवाजे के बाहर ब्लैक क्रो टीम के सदस्य उत्सुकता से अंदर देखने के लिए भीड़ लगा रहे थे, लेकिन वह नेता था। उसकी अभिव्यक्ति देखकर
उसने अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी। तू दा खुद को उसकी बाहों में जाने से नहीं रोक पाई। उसे गर्म आंसू बहते हुए महसूस हुए। पुरुषों ने उसे रोते हुए देखा। उनके दिल भारी थे। उनके चेहरे चुपचाप पीले पड़ गए थे। सब ठीक है, उसने लड़की को गले लगाया और उसे धीरे से दिलासा दिया। सब ठीक है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है। उसने अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह केवल अपनी कांपती हुई पत्नी को अपनी बाहों में भरकर गले लगा सकता था। उसे दिलासा देने के लिए प्यार से उसके सिर को चूम सकता था। एक सेकंड बाद उसने कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। रोने की आवाज सुनकर सभी की नसें कांप उठीं। बातूनी जोर से हंस पड़ी। भाभी, तुमने सबको मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगा कुछ हो गया। वह भी दंग रह गया। उसने अपना सिर नीचे किया और पाया कि वह उसकी बाहों में हंस रही थी, रो नहीं रही थी। वह खुशी से रो रही थी। उसने एक हल्की सांस ली और कहा, बहुत स्वस्थ लग रहा है। गुलीना नी कैसी है? तुम भी ठीक हो? माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। उसने अपना सिर उठाया और आंसू भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। यह सुनकर सभी लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। शेफ ने अपना चम्मच उठाया और घोषणा की कि उस शाम ब्लैक क्रो एली में जश्न की पार्टी होगी। सभी लोग और भी खुश हो गए और अपने दोस्तों को खुशखबरी सुनाने के लिए तितर बितर हो गए। वह बहुत अच्छी है, उसने कहा। अच्छा वाला एलिंग है। फिर उसने उसे बताया कि कैसे महिला जादूगर ने निर्णायक रूप से बच्चे के हाथ को पीछे धकेल दिया और फिर बच्चे को गुलिनार को जन्म देने के लिए सही स्थिति में घुमाया। उसने चुपचाप सुना। सुनते हुए उसके चेहरे पर आंसू पोंछे। मुझे लगता है कि उसने इस तरह की चीज का कई बार अनुभव किया है, लेकिन आपने नहीं किया है। लेकिन उसने फिर भी मदद करने के लिए वहां रुकने का फैसला किया। अगर मैं होता तो बहुत पहले ही भाग गया होता। वह हंसी। तुम कभी नहीं भागोगे। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या ऐसा है? अगर बच्चे को पता होता कि अभिभावक तुम हो, तो वह निश्चित रूप से वापस रेंगता, घूम जाता और खुद ही रेंग कर बाहर निकल जाता। उसने गंभीरता से कहा। फिर वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। सुनने के बाद उसका काला चेहरा लाल हो गया। फिर वह भी हंसा। उस रात ब्लैक क्रो गली लोगों से भरी हुई थी। हर कोई खा पी रहा था। सड़क पर लोग अलाव जला रहे थे। अलाव के चारों ओर नाच गा रहे थे। कुछ लोग संगीत के वाद्य भी बजा रहे थे और गा रहे थे। तूदा बाहर व्यस्त था। गुलीना एयर का ख्याल रखना नहीं भूल रहा था। वह और झांग यांग सा लिन और गुलिनर के लिए खाना लेकर आए और जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि ये लिंग बच्चे को गोद में लिए हुए आंगन में खड़ी है। उसकी अभिव्यक्ति बेहद कोमल थी। उसका मुंह धीरे धीरे एक अनजान गीत गुनगुना रहा था। उसने बहुत अच्छा गाया। कानों को बहुत सुखद लगा। अंधेरी रात में धीरे धीरे गूंज रहा था। यह पहली बार था जब उसने एलिंग के चेहरे पर मानवीय कोमलता देखी। वह दोनों ही दंग रह गए, अपनी जगह पर रुक गए। लेकिन एलिंग ने ऊपर देखा और उन्हें देखा और रुक गया। उसकी गहरी और काली आंखों में अचानक शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी, लेकिन यह केवल एक पल में ही गुजर गई। उसने उदासीनता से बच्चे को उसके हाथ में थमा दिया। सिर्फ एक वाक्य कहा, यह रो रहा है, मेरी आंखें बह रही हैं। यह कहने के बाद वह चली गई। तूदा ने बच्चे को गले लगाया, थोड़ा स्तब्ध। जब उसने अपना सिर नीचे करके देखा, तो उसने देखा कि बच्चे की आंखों के कोने अभी भी आंसुओं से भरे हुए थे, लेकिन अब उसे अच्छी नींद में सुला दिया गया था। तूदा और त्रुओंग डोंग कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि टाट लैम और को लेना नी दोनों इतने थके हुए थे कि वे सो गए थे। त्रुओंग डोंग ने खाना रख दिया।
उसने बच्चे को भी बिस्तर पर लिटा दिया और उसके साथ आंगन में बैठ गई। लिना बहुत अच्छा गाता है। हाँ, उसने उत्तर दिया। क्या तुम जानते हो कि वह हर दिन शहर के फाटक पर क्यों आती है? वह झिझका और काफी देर बाद बोला, शायद वह किसी को ढूंढ रही है। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ से आई है। उसने अपने बगल में बैठे आदमी के कंधे पर अपना सिर टिकाया और फुसफुसाया, कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी आंखें बहुत उदास हैं, जैसे वह बहुत लंबे समय से जी रही है, इतने लंबे समय तक कि वह थक गई है। उसने खंडन नहीं किया, क्योंकि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। महिला जादूगरनी बहुत ज्ञानी थी, कई चीजें जानती थी, यहाँ तक कि कुछ ऐसी भाषाओं का भी वह धारा प्रवाह जवाब दे सकती थी जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। कभी कभी उसे लगता था कि वह पक्षियों से बात कर सकती है, न केवल छत पर कौवे बल्कि सड़क पर गाय, बकरियां और ऊंट भी। वे हमेशा अपने आप उसके लिए रास्ता बना लेते थे। एक बार वह अपने घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर गया और उसे नदी के किनारे खड़ा देखा। एक हिम तेंदुआ उसके पैरों के ठीक बगल में खड़ा पानी पी रहा था, उसे अपने फर को सहलाने दे रहा था, जैसे कि उसे उसने बचपन से ही पाला हो। उसने उसे और हिम तेंदुए को परेशान नहीं किया, बस चुपचाप अपने घोड़े को मोड़ने और जाने के लिए कहा। चाहे कुछ भी हो, महिला जादूगरनी ने उसे यातूदा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वह जानता था कि इस दुनिया में हर किसी के पास ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें वे दूसरों को नहीं बताना चाहते। मुझे लगता है, अगर वह किसी को ढूंढ रही है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके शब्दों ने उसे अपना सिर उठाने और उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। शायद हमें पूछना चाहिए कि वह किसे ढूंढ रही है। हम थोड़ी मदद कर सकते हैं। उसने इस दयालु लड़की को देखा, उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। उसने सोचा नहीं था कि वे महिला जादूगर की कोई मदद करेंगे, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की। वह बस अपना सिर नीचे करके उसके होठों को चूमने से खुद को नहीं रोक सका। वह चुंबन बहुत हल्का, बहुत कोमल, हजारों कोमल भावनाओं से भरा हुआ था। उसका दिल थोड़ा कांप उठा, केवल यह सुनकर कि वह उसके कान के पास आया और उस विदेशी भाषा में फुसफुसाया। उसके पैर की उंगलियां सिकुड़ गईं। पिछले 1 साल में उसने कई भाषाएं सीखने की बहुत कोशिश की थी, और जल्द ही वह उन शब्दों को समझ गई जो उसने अपने प्रेम प्रसंग के दौरान उससे कहे थे। तुम मेरी कोमल चांदनी हो, रेगिस्तान में मेरी बारिश हो, ठंडी सर्दियों में मेरा बहादुर छोटा फूल हो, मेरा सुंदर प्रेमी, मेरा प्यार हो। उनके द्वारा कहे गए ऐसे मार्मिक शब्द और भी अधिक मार्मिक हैं। वह लगभग अपने दिल की सारी भावनाएं उसे बता देने वाली थी, जैसे कि यह पहली बार था जब वह उन शब्दों को समझ रही थी, जैसे कि हर बार जब वह उसे ऐसे स्नेह भरे शब्द कहता था। लेकिन हर बार जब वह अपना मुंह खोलती, तो वह उन शब्दों को वापस लेने की कोशिश करती। भले ही उसने उससे कहा था कि वह उसका है, लेकिन उसे हमेशा याद रहता था कि उसने उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया था, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसका विशेष दर्जा उसके लिए आपदा का स्रोत था। दोबारा इस आदमी से बहुत गहरा प्यार करो। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे प्यार करेगी, कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन का प्यार वह होगा। उसकी आंखों में गहरे स्नेह को देखते हुए वह अपने हाथ को उसके चेहरे, उसके कानों को सहलाने और उसके होठों को चूमने के लिए अपना सिर उठाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे बताने की हिम्मत नहीं की, अपनी गहरी भावनाओं को कबूल करने की हिम्मत नहीं की। डरती थी कि एक दिन अतीत के पाप आपदा लाएंगे, जिससे वह उसकी वजह से अपनी जान गंवा देगा। उसने इस जीवन में बहुत कुछ सहा था, वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। उसे नहीं चाहिए था कि वह उसके लिए अपनी जान कुर्बान करे, इसलिए वह खुद को प्यार भरे शब्द कहने से रोक सकती थी।
इसके बजाय वह कार्रवाई कर सकती थी और उन्हें सबसे गहरे उत्साह के साथ चुका सकती थी। वह जानती थी कि ये शांतिपूर्ण और मधुर दिन उसके द्वारा चुराए गए थे। उन्हें हमेशा स्पष्ट रूप से याद रखें। उसने धीरे से, कोमलता से उसकी ठोड़ी, उसकी नाक, उसके होठों को थोड़ा थोड़ा करके चुमा। जैसे ही वह उसे घर ले जाने वाला था, उसने बाहर संगीत बंद होते सुना और लोग जोर जोर से बहस करने लगे। वह ध्यान नहीं देना चाहता था, वह बस उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन कोई टैट लैम के घर में भाग गया और जोर से पुकारा, बड़े भाई, बड़े भाई। ओह, क्षमा करें, क्षमा करें। जैसे ही थिएट मोकनी ने दरवाजे से प्रवेश किया, उसने देखा कि उसकी भाभी उसके बड़े भाई की गोद में पैर फैलाकर बैठी हुई है। हालांकि उनके कपड़े अभी भी उतारे हुए थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे गर्मी में थी। टाइम म्यूएर स्तब्ध रह गया, जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और शर्म से पीछे हट गया। तूदा का चेहरा लाल हो गया, उसकी छोटी बाहें अभी भी उसकी गर्दन से चिपकी हुई थी। अभी अभी वह पूरी तरह से भूल गई थी कि वह कहाँ है, जब तक कि टाइम म्यूएर दौड़कर अंदर नहीं आ गया। वह पूरी तरह से उत्तेजित था, उसे कसकर गले लगा रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं। उसका चेहरा लाल हो गया, वह उठना चाहती थी। उसने उसे फिर से कसकर गले लगा लिया, भारी स्वर में अनुरोध करते हुए। 1 मिनट रुको, हिलना मत, बस थोड़ी देर और। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, बस उसे लगा कि वह अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाए हुए है और भारी सांसें ले रहा है। काफी देर बाद वह जगह आखिरकार शांत हो गई। उसने अपना सिर उठाया और गुस्से से बुदबुदाया, अगर यह कोई महत्वपूर्ण मामला न होता, तो मैं निश्चित रूप से उस कमीने को मार डालता। इतना कहने के बाद भी वह खुद को रोक नहीं सका और उसे चूम लिया, फिर उसे छोड़ दिया, जिससे वह खड़ी हो गई। फिर वह भी उठ खड़ा हुआ, उसके छोटे, गुलाबी चेहरे को सहलाया और कहा, तुम घर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं काम खत्म होने पर वापस आ जाऊंगा। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया, अनजाने में उसने अपनी छाती दबा ली। उसे लगा कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या कहा है, और वह बाहर चला गया। घर। उसका गला रुंध गया, उसका दिल गर्म हो गया, तभी उसे अचानक एहसास हुआ। हाँ, वह लंबे समय से उस जगह को अपना घर मानती थी। उसका और उसका घर। हालांकि वहाँ एक अजीब महिला जादूगरनी भी थी, यह वास्तव में उनका घर था। यहाँ तक कि एलिन और कोवे भी परिवार थे। वह चांदनी के नीचे बहुत देर तक खड़ी रही, उस साधारण से वाक्य से प्रभावित हुई। क्योंकि वह शर्मिंदा थी, उसने बाहर जाने से पहले थोड़ी देर इंतजार किया। कौन जानता था, बाहर की खुशियां कब की गायब हो चुकी थीं। पुरुषों ने गाना बजाना बंद कर दिया था, मनोरंजन करने आई लड़कियां बहुत पहले ही चली गई थी, और यहाँ तक कि कैंप फायर भी बुझ चुका था। ज्यादातर लोग चले गए थे, सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे थे जो असहज भाव में थे और उन्हें सफाई करनी थी। वह गली के अंत में कुछ अन्य पुरुषों के साथ खड़ा था, धीमी आवाज में जल्दी जल्दी बात कर रहा था। बातुएर, क्या हुआ? उसे परेशान न करना चाहती हुई, उसने छोटे भाई को बुलाया जो टेबल को एक तरफ ले जाने में मदद कर रहा था और पूछा। बातुन्ही ने उसकी ओर देखा, फिर गली के अंत में पुरुषों को देखा, फिर फुसफुसा कर वह खबर सुनाई जिसने इस खुशनुमा रात को खत्म कर दिया। महान खान मर चुका है। वह स्तब्ध रह गई, उसका दिल ठंडा हो गया, और वह फिर से उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाई। जैसे कि उसने उसकी निगाहों को देखा था, उसने भी ऊपर देखा, और वे दोनों एक लंबी सड़क के पार एक दूसरे को देखते हुए खड़े थे। उस पल उसे पता था कि उसने जो खुशनुमा दिन चुराए थे, वे खत्म हो गए हैं।
खंड 2 अध्याय 19। वास्तव में पूरी दुनिया को अंदर तक हिला दिया गया है। इस दुनिया में कई महान खान हैं और प्रत्येक जनजाति का अपना महान खान है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक महान खान है, मोंग खा। एक महान खान मोंग खा को मोंग का चीनी में भी कहा जाता है। उनका जन्म लगभग 1208 में हुआ और उनकी मृत्यु 1259 में हुई। वे 1251 से 1259 तक मंगोल साम्राज्य के चौथे महान खान थे। वे तोलुई और सोरघकतानी बेकी के सबसे बड़े पुत्र, कुबली खान और हुलगू खान के बड़े भाई, चंगेज खान के पोते और ओगेदेई के दत्तक पुत्र थे। बाद में उन्हें युआन राजवंश द्वारा युआन जियानजोंग के रूप में मरणोपरांत सम्मानित किया गया। महान खान मोंग के मंगोलिया में सर्वोच्च रैंकिंग और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके हाथों में हजारों मील का क्षेत्र था। यहाँ तक कि जिस स्थान पर वे अभी रह रहे थे वह वास्तव में मंगोलिया का हिस्सा था। उसने मुख्य हॉल में चिमनी जलाई और उसके लिए गार्ड टीम के कप्तानों के कई सदस्यों और शहर के कई बड़े मालिकों के लिए चाय बनाई। ये लोग उत्सुकता से राय और सुनी गई खबरों का आदान प्रदान कर रहे थे। मोंग खा मर चुका है, यह खबर बिल्कुल सही है। फिलहाल कुबलाई खान अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है क्योंकि वह सिंहासन हासिल करने के लिए उत्तर की ओर भागना चाहता है। क्या आपको यकीन है? जरूर। यह बात बाहर वालों को पता नहीं थी, लेकिन व्यापारियों से खबर बहुत तेजी से फैल गई। किसी ने कहा कि महान खान बीमारी से मर गया, किसी ने कहा कि उसे तीर लग गया, लेकिन जो भी हो, महान खान की मौत की कहानी सच थी। महान खान के तीसरे भाई हुलेनगो, जो पहले पश्चिमी अभियान पर गए थे, ने समाचार सुनने के बाद अल-लाकफा से एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और महान खान के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु शीघ्र ही वापस आ गए। यह समाचार पृथ्वी को हिला देने वाली गड़गड़ाहट के समान था, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। बेशक वह भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से पूर्व में दूसरे भाई कुबली खान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कि यह व्यक्ति गहरी सोच वाला है, रणनीति और छिपी हुई योजनाओं से भरा हुआ है। अगर मोंग खा मर जाता है तो वह निश्चित रूप से सिंहासन के लिए लड़ेगा, लेकिन शू लीवू, जिसके पास 1 लाख से अधिक सैनिक हैं, निश्चित रूप से हार मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि यह दुनिया अराजकता में होगी। तो क्या हमें यहीं रहना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ रुकना खतरनाक होगा। हुक्लियट पूर्व की ओर जाता है, दक्षिण में महान पर्वत को पार करना होगा। वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, इसलिए उसे धन और भोजन की आवश्यकता है। हालांकि यह जगह मुख्य सड़क पर नहीं है, फिर भी यहाँ के बारे में जानने वाले बहुत से लोग हैं। वह यहाँ लूटपाट करने के लिए एक बड़ी सेना जरूर भेजेगा। वोआहाटिच, क्या हम इस शहर को यूं ही छोड़ देंगे? अगर नहीं, तो और क्या किया जा सकता है? दक्षिणी अग्नि राज्य अराजकता में था। कुबली खान और हुलागू खान की सेनाएं वहां लड़ रही थी, जिससे शहर में केवल खंडहर ही बचे थे। कौन सा पक्ष जीता? मैंने सुना है कि यह तीसरा है, टाट बीन ही ने कहा। उसके अधीन लाटो नाम का एक जनरल है, जो अत्यंत क्रूर है। वह जहां भी जाता है, घास का एक तिनका भी नहीं बचता। तूदा डर गई और उसके हाथ से चाय का प्याला गिरने ही वाला था, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। वह शांत हो गई। उसने चाय का प्याला जमीन पर रख दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। दोआन तुंग डोंग ने यह सुना और खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन बोला, मैं वास्तव में इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। बगल में बैठे युवा और ऊर्जावान बातुन्ही ने हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या हम कोशिश भी नहीं कर सकते? मंगोल सेना हमेशा विजयी नहीं रही।
यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिम में मामूल यूके का शासक भी एक बार गुलाम था। उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए एक सेना भी खड़ी की और यहाँ तक कि एक देश भी बसाया। हमारे पास केवल एक ही गढ़ है, यह कैसा राष्ट्र है, यह बहुत ही बेतुका है। नगोआ टिच ने अपना सिर हिलाया और खड़े होकर कहा, मैंने इस आपदा से बचने के लिए अपने परिवार को उत्तर में लाने की योजना बनाई है। आप लोग जो चाहे कर सकते हैं। टाइम न्यूएर ने भी इस समय अपना धैर्य खो दिया, बस हुई व्यापारी को देखा और कहा, मालिक, मुझे स्पष्टवादी होने के लिए क्षमा करें। शहर में लोग अब एक साल पहले की तरह सिर्फ व्यापारी नहीं हैं। कई लोग यहाँ बसने के लिए रुके हैं। अगर वे भागना चाहते हैं तो कितने लोग भाग सकते हैं? कितनी दूर? युद्ध अग्नि राज्य तक फैल गया है। मुझे डर है कि मुख्य सेना भी पास में है। भागने और रास्ते में लूटे जाने के बजाय क्यों न यहीं रहें और महल की रक्षा के लिए मिलकर काम करें? इसके अलावा गोल्डन ईयर फ्लावर की सुरक्षा और सहायता के लिए लोगों को भेजा गया। ग्रेट खान और हुलागू के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। इस जगह को बीच का रास्ता माना जाता है। सच कहें तो हम गोल्डन ओट फ्लावर के ज्यादा करीब हैं। इस विचार ने तुरंत कमरे में हलचल मचा दी। पुरुषों ने इस बात पर जमकर बहस की कि रुके या भाग जाए, और यहाँ तक कि बहस भी शुरू हो गई। उसके बगल में बैठे आदमी ने कोई राय नहीं दी, बस चुप रहा। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, झुकी और धीरे से पूछा, गोल्डन ईयरबड क्या है? उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीची कर ली। बहुत देर तक चुप रहा, फिर उससे कहा, ओटियर एक तंबू के रूप में एक महल है। होंग किम ओटियर उत्तर में एक बड़ा सुनहरा तंबू है। महान तंबू का मुखिया बेयरगे 2 था जो उत्तरी मंगोलिया पर शासन करता था। उसने अपने गोल तंबू को सजाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे गोल्डन ओट फ्लावर कहा जाता था। 2 बेयरगे महान खान मोंके की चचेरी बहन थी। उसने बेयरगे के महान नाम के बारे में सुना था और यह भी सुना था कि महान खान हुलगू जितना क्रूर नहीं था। बिटनिका ने एक बार शहर में लोगों के नरसंहार के लिए हुकलियट गोट को दोषी ठहराया, जिसके कारण कई लोग गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा करने लगे। वह जानती थी कि वे बहस कर रहे थे क्योंकि गोल्डन ऑर्किड के प्रमुख से मदद मांगना ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान था। वह यह भी जानती थी कि टाइम न्यूएर सही थी। अगर वह शहर से भागना चाहती और अपने परिवार को साथ ले जाना चाहती, तो वह कितनी दूर भाग सकती थी? वह पहले इतनी दूर भागने में सफल रहे क्योंकि वे केवल 2 ही थे। अगर सेना अब आती, तो उन व्यापारी समूहों और उनके परिवारों को निश्चित रूप से मार दिया जाता। वह सबसे अच्छी तरह समझते थे कि लाटो कितना क्रूर था। पिछले 1 साल से वे दोनों उसके निर्दयी कार्यों के बारे में सुनते आ रहे थे, जिससे पश्चिम की यात्रा पर जाने वाले लोग नाराज हो जाते थे। वहां एक ऐसा किला था जिसके द्वार खोलकर आत्मसमर्पण करने के बाद भी उसके आदमियों ने उसे मार डाला। यदि वह यहाँ आता, तो वह निश्चित रूप से उन व्यापारियों को नहीं छोड़ता जो गुप्त रूप से यहाँ व्यापार करने के लिए एकत्र होते थे, और ब्लैक क्रोच को तो छोड़ ही दीजिए जो भगोड़ों और गुलामों से बने थे। अगर सभी लोग शहर छोड़कर भाग भी जाएं, तो भी वह उन्हें नष्ट करने के लिए सेना भेजेगा। वह इसे अनदेखा कर सकती थी और उसके साथ दूर जा सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह इन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकता था और वह उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसने उसे गौर से देखा, उसके फैसले को देखा, उसके विचारों को देखा। उसने गुस्से से उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और केवल एक शब्द में दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, नहीं है। आप जानते हैं कि आप पीछे मुड़कर भाग नहीं सकते। उसने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं कर सकता हूँ। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक लंबे समय से खोई हुई क्रूरता दिख रही थी।
बेशक वह ऐसा कर सकता था, वह नहीं चाहता था कि उसे फिर से युद्ध में घसीटा जाए, और उससे भी ज्यादा वह नहीं चाहता था कि लोग उसकी प्रतिभा को जाने। वह नहीं चाहता था कि वह लोगों के लिए लड़ने की वस्तु बन जाए। तूदा जानता था कि वह ऐसा कर सकता है, और वह उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकता था। उसके लिए वह किसी और से ज्यादा स्वार्थी बन सकता था, अपना अभिमान, आत्मसम्मान, विवेक, सब कुछ फेंक सकता था। वह एलैंग डांग बन सकता था जिससे हर कोई डरता और घृणा करता था। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी वजह से सब कुछ खो दे। वह उसे समझती थी, उसे उससे बेहतर समझती थी जितना वह खुद समझता था। तूदा ने उसे धीरे से देखा और केवल एक ही प्रश्न पूछा, तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? वह कांप उठा, अपने दांत पीस रहा था। वह जानती थी कि उसके मन में यहाँ के लोगों के लिए भावनाएं हैं, और वह उन्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए वह यहाँ रहना जारी रखा, इसलिए वह अभी भी यहाँ बैठा था। तूदा ने उसका हाथ छोड़ा, खड़ा हुआ, सबको बहस करने से रोकने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने का इरादा किया, जब वह अचानक खड़ा हुआ और उसे घर खींच लिया। बहस कर रहे पुरुषों के समूह में बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और जिन्होंने देखा वे भी जोश से बहस कर रहे थे ताकि वे उसका पीछा न करें। वह उसे घसीटता हुआ घर ले गया, उसे सीधे पिछवाड़े में खींच कर ले गया। ट्रोंग डोंग, 1 मिनट रुको, तुम क्या कर रहे हो? उसे ले जाओ। उसने उसे एक हाथ से अपने कंधे पर उठाया और डांटा, मैं पागल हो गया हूँ जो तुम्हें उन लोगों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने दिया। मुझे नीचा दिखाया। उसने उसकी शर्ट के पीछे से पकड़ लिया और उसकी चौड़ी पीठ थपथपाई। ट्रोंग डोंग, मुझे नीचे उतारो। अगर हम चले गए तो उसे जीवन भर यह सोचकर पीड़ा होगी कि अगर हम रुक जाते तो वह कितने लोगों को बचा सकता था। उसने उसे नीचे उतारा, लेकिन घोड़े की पीठ पर बिठाया, क्योंकि वह घूमकर घोड़े पर चढ़ गया था। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गई, उसका सामना करते हुए, उसका चेहरा पकड़े हुए, और कहा, मुझे पता है कि मैं कितने लोगों को बचा सकती हूँ। मुझे पता है कि आप कितने लोगों को बचा सकते हैं। 5824 लोग। यह उन लोगों की संख्या है जिन्होंने दोपहर को शहर में प्रवेश करने के लिए पंजीकरण कराया था जिस दिन टाटलैम उन्हें लेकर आया था। क्या आपको उन्हें मेरे लिए मरते हुए देखना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत समय से परेशान हूँ। उसकी काली पुतलियाँ सिकुड़ गई, उसका चेहरा क्रूर हो गया और वह दहाड़ने लगा। तो हाँ, मैं उन्हें मरते हुए देखूंगा। अगर इससे उसकी मौत हो जाएगी, तो मैं उन्हें मरने देना पसंद करूंगा। उसने उसकी तनावपूर्ण छाती की मांसपेशियों को दबाया, उसके दिल को दबाया जो पागलों की तरह धड़क रहा था, उसकी ओर देखा, और धीरे से कहा, यदि तुम वास्तव में इतने बुरे होते, तो तुम शिविर में दासों के लिए भोजन खरीदने के लिए दुश्मन को नहीं मारते, तुम स्वेच्छा से लोगों को तुमसे नफरत नहीं करने देते और उन्हें खुद को प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर नहीं करते। उस वर्ष तो वह दास शिविर में अपने साथियों को नहीं छोड़ सका, अब वह उन भाइयों को कैसे छोड़ सकता था जो उसका अनुसरण करते थे, उस पर विश्वास करते थे, और उसे बड़ा भाई कहते थे? यदि वह सचमुच इतना दुष्ट और नीच होता तो मैं बहुत पहले ही मर गई होती। अगर हम अभी चले गए, तो आपको जल्द ही पछतावा होने लगेगा। अफसोस होगा कि आप नहीं रुके, ब्लैक क्रोज के साथ नहीं रुके, अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से नहीं लड़े। अफसोस होगा कि आपने कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। वह सख्त हो गया, उसे गुस्से से देखते हुए, मैं नहीं करूँगा। यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि वह ऐसा नहीं करेगा, वह ऐसा करेगा। उसने अपना हाथ उठाकर उसका मुंह ढक दिया, उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे पता है तुम ऐसा करोगे, मुझे पता है। इसीलिए उसने मुझे बचाया, शिविर में दासों को बचाया,
और जब उसने पलटकर तिमोथेर को नजरअंदाज किया तो वह रात को सो नहीं सका। उसके शब्दों से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने खड़ी लड़की पहले ही उसकी असलियत जान चुकी थी। वह उसके इतने करीब झुक गई, इतने करीब कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी बाहों में है और उसके विचारों को स्पष्ट रूप से देख रही थी। मेरी मौत नहीं होती। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। भले ही हर कोई मुझे जानता हो, वे मुझे केवल जीवित पकड़ना चाहते हैं, मारना नहीं। यहाँ तक कि लाटो भी मेरी कीमत जानता है। मैं यह जोखिम नहीं उठाना चाहता। वह दांत पीसकर गुस्से से बोला। लेकिन वह जानती थी कि वह डगमगा रहा था। आप जानते हैं कि मैं सही हूँ। आप जानते हैं कि मैं इस महल की रक्षा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मृत्यु चाहता हूँ। मैं सिर्फ महल की रक्षा करने में सभी की मदद करने के लिए अपना ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। इस दुनिया में केवल 100 लोगों ने ही मंगोल सेना को रोका है। मेरे पिता ग्रेट सांग आर्मी के प्रमुखों में से एक हैं। वह जानते हैं कि शहर पर हमला कैसे करना है और मैं जानता हूँ कि शहर की रक्षा कैसे करनी है। मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि महल की सुरक्षा कैसे की जाए। इस गढ़ का स्थान अच्छा है। यह पहाड़ों और नदियों के करीब है। बाहर पहाड़, जंगल, दलदल और रेत के टीले हैं, जो घुड़सवार सेना से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बस रक्षात्मक उपायों में थोड़ा सुधार करें, भले ही इसे रोकने में महीनों लगे। यह कोई समस्या नहीं होगी। वह अवाक था और केवल उसे गुस्से से घूर सकता था। वह उसकी आंखों में दर्द और गुस्से को आपस में उलझा हुआ और संघर्ष करते हुए देख सकती थी। मुझे ऐसा व्यक्ति मत बनने दो जो तुम्हें अपना आत्मसम्मान, गौरव और सम्मान खोने पर मजबूर कर दे। तुदा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण सब कुछ खो दो। वह सब कुछ है। उसने अपना हाथ उठाया और उसके छोटे, बर्फीले चेहरे पर दबाते हुए दर्द और कर्कश स्वर में कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इन शब्दों ने उसे बहुत गर्मजोशी से भर दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें थोड़ी गर्म थीं। उसने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं, उसे कसकर गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझे नहीं खोओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हें पता है मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। मैं लांग डांग के गुलाम शिविर में था। दुनिया में वहां से ज्यादा खतरनाक कोई जगह नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उससे निपट सकते हैं। इसके अलावा तुम अब भी मेरे पास हो। जब तक तुम मेरे पास हो, भले ही तुम चाहो कि मैं पाताल में चला जाऊं, मुझे डर नहीं लगेगा। उसका गला रुंध गया और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। फिर, अगर लासू को पता नहीं है कि आप नेता हैं, तो वह निश्चित रूप से दुश्मन को कम आंकेगा। हमें बस इतना करना है कि जब तक अतिरिक्त बल न आ जाए, तब तक हम उस पर आगे और पीछे से हमला कर सकें, उसे नष्ट कर सकें, और अब से हमें उसके वापस आने की चिंता नहीं करनी होगी। हाँ, उसके इरादे स्वार्थी थे। उसने लाटो को धोखा दिया और उसके लिए लाटो की आंखें फोड़ दी। लासू उसकी जान चाहता था। जब तक लासू जिंदा है, उसे कभी चैन का एक दिन भी नहीं मिलेगा। वह उसकी रक्षा करना चाहती थी। वह जानती थी कि वह ऐसा कर सकती है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। वह तैयार थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस उसे कसकर गले लगा लिया। उसका दिल दहशत से भर गया। काफी देर बाद उसने उसे कोसते हुए सुना, यह जानते हुए कि उसने हार मान ली है। यदि स्थिति ठीक नहीं है, यदि वियतनाम का सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए सहमत नहीं है, तो आपको मुझे आपको ले जाने देना चाहिए। उसका गला रुंध गया और उसने जवाब दिया, ठीक है। बड़े हॉल में वे लोग अभी भी बहस कर रहे थे। नगोआ टीच ने अभी भी शहर छोड़ने के विचार का दृढ़ता से समर्थन किया। जब वे दोनों चले गए थे,
तब की तुलना में कमरे में काफी अधिक लोग थे। कई कारवां मालिकों ने खबर सुनी और जल्दी से स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए आए। जब वह हाथ पकड़कर मुख्य हॉल में लौट आए। गोलकीपर, क्या आपको लगता है कि यह गढ़ मंगोल सेना के तूफानी हमले को रोक सकता है? हम सोंग लोग इसे रोक सकते हैं। यदि आप मरने से डरते हैं तो बस कह दीजिए, गोलमोल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोंग लोगों के पास ऊंची दीवारें, बड़े पहाड़ और बड़ी नदियां हैं। हमारे पास क्या है? आप कैसे हैं, मिस्टर डॉन? यदि आप योद्धाओं के परिवार से आते हैं और लड़ाई के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर सकते हैं, तो मैं, नगोआ हाटिच, अपने 86 सदस्यीय परिवार को युद्ध के मैदान में लाऊंगा। पर्याप्त। शोर मचाना बंद करो। टाटबीन ही ने अपना हाथ उठाया, अपने अच्छे दोस्तों को रोका, त्रुओंग डुओंग को जाते हुए देखा और पीछे मुड़कर कहा, इस समय यहाँ जो व्यक्ति दुश्मनों से लड़ने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करना जानता है, वह कैप्टन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इन शब्दों ने सभी को चुप कर दिया और उसकी ओर देखने लगे। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा, बेचैन, उम्मीद से भरे और उत्साहित चेहरों को देखा। उसके बगल में बैठी लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि जिंदगी तुम्हारी है। जो रहना चाहे रह सकता है, जो जाना चाहे जा सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस समय टाइम यूएर ने जोर से पूछा, बड़े भाई, आपका क्या हाल है? क्या आप जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं? इस सवाल ने फिर से सबको चुप करा दिया। उसने गहरी सांस ली, कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और शांति से 2 शब्दों में जवाब दिया, रहना। उनका निर्णय भी अधिकांश लोगों का निर्णय था। अंत में नगोआ हाटिच भी रुक गया। उसी रात व्यापार संघ के मालिकों ने निर्णय का नोटिस पोस्ट किया, जो कोई भी जाना चाहता था जा सकता था, जो कोई भी रहना चाहता था वह रह सकता था, चाहे वे पुरुष हों या महिला। सभी को टीम में नियुक्त किया गया, जिसने थोंग थान का बचाव किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कई व्यापारी अपने परिवारों को लेकर अगले दिन चले गए, लेकिन उसी समय आसपास के चरवाहे और यहाँ तक कि हुआ चाओ के व्यापारियों के अवशेष भी थे जो बच गए थे। शहर लोगों और जानवरों से भरा हुआ था। इतने सारे लोगों के भागने से वह थोड़ी चौंक गई। पूछने पर उसे पता चला कि लासू ने लोगों को जलाया, मारा, पकड़ा और लूटा। उन्होंने न केवल पैसे और भोजन लूटा, बल्कि चरवाहों को भी नहीं छोड़ा। जो भी दिखाई देता था उसे पकड़ लिया जाता था और गुलाम सैनिक बना लिया जाता था, तथा ढाल के रूप में अग्रिम पंक्ति में आने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए जब चरवाहों को पता चला कि यहाँ के लोग भी जवाबी हमला करना चाहते हैं, तो वे स्वेच्छा से अपने जानवरों को साथ लेकर आ गए। यहाँ तक कि पूरी जनजातियां भी साथ आ गईं। कम से कम हमें अभी भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉस टुआन ने बकरियों, घोड़ों और ऊँटों के झुंड को देखा और केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। उसने टाइम यूएर को अपने घोड़े को उत्तर की ओर जाने के लिए कहा ताकि वह अपने मालिक और हुआंग जिन ओट एर डुओ से मदद मांग सके। बातुनीही संप्रदाय ने लोगों को शहर के बाहर विशाल घोड़ों एक की व्यवस्था करने, खाई खोदने और उसके आदेश पर शहर के सभी मूर्तिकारों को बुलाने के लिए प्रेरित किया। 3 विशाल घोड़ों को रोकने के लिए एक प्रकार की बाड़। उसने पूरी रात ब्लूप्रिंट बनाने में बिताई। शहर के मूर्तिकारों के समूह से क्रॉसबो, यक्ष वज्र, पैरापेट, फ्लेमथ्रोवर, धूल फेंकने वाली गाड़ियां और चाकू वाली गाड़ियां बनाने के लिए कहा। शहर की रक्षा के लिए हथियारों के प्रकार। 4 दा जोआ लोई शहर की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े लॉग हैं।
जो युद्ध के दौरान दुश्मन पर हमला करने के लिए ऊपर से लुढ़कते हैं। धूल फेंकने वाली गाड़ी चूना, चाक पाउडर, राख को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शहर के रक्षकों को भगाने के लिए धूल को उड़ाने के लिए प्राकृतिक हवा का उपयोग किया जाता है। चाकू से चलने वाली गाड़ी, एक तरफ एक तेज ब्लेड लगा होता है। दुश्मन सैनिकों को रोकने के लिए शहर के गेट को अवरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खंड 2 अध्याय 20। उसने शहर की 4 दीवारों में छेद खोदने और फिर उसके नीचे जार को दफनाने के लिए भी कहा। मजदूरों की आंखें चौड़ी हो गईं और आखिरकार कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। इसे धरती को बुलाने वाला जार कहते हैं। अगर कोई शहर के बाहर से सुरंग खोदता है तो हमें बस यहाँ रहना होगा और हम खुदाई की आवाज सुन सकते हैं। जब उन्होंने यह सुना तो वे दंग रह गए। हालांकि वे थोड़े सशंकित थे, फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। किसी ने खुदाई करने की कोशिश की और वास्तव में वे ध्वनि सुन सकते थे और हर कोई तुरंत प्रभावित हुआ। जब उसने एक और चित्र निकाला और बड़ी और लोहारों से उसका अनुसरण करने को कहा तो सभी लोग उस चित्र को देखकर चौंक गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बड़ी भाभी, भाभी, आप इसे कहाँ रखने जा रहे हैं? लोहार आली शान ने देखा और पूछे बिना न रह सका। शहर के द्वार पर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। झांग यांग ने कहा कि अगर हम इसे बना सकते हैं तो हम घेराबंदी करने वाली गाड़ियों को रोक सकते हैं और यहाँ तक कि दुश्मन के जनरलों को जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत भी नहीं करने देंगे। हमें एक मजबूत लकड़ी की डंडी चाहिए। हाँ, यह वास्तव में मजबूत होना चाहिए। वह विशाल रक्षा हथियार वास्तव में अद्भुत था और तब से किसी भी शिल्पकार ने उस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। उसने राहत की सांस ली और कुछ महिलाओं को खोजने के लिए उनसे शहर में पुराने कपड़े इकट्ठा करने, उन्हें 1000 से अधिक काले झंडों में सिलने और चमड़े को 100 से अधिक ड्रमों में खींचने में मदद करने के लिए कहा। जब ज़िऊ ये शहर में इधर उधर भागने में व्यस्त था तो उसने व्यक्तिगत रूप से लोगों को शहर के बाहर उत्तर पश्चिम में काले तेल निकालने के लिए घोड़ों को बुलाने का नेतृत्व किया। विशाल घोड़े को शहर के बाहर रेत में खोदकर दफना दें, उसे पतली लकड़ी से ढक दें और फिर ऊपर से पीली रेत बिछा दें। उसने दलदल में पत्थर के जाल और काले तेल के बर्तन रखे, शहर में और कुएं खोदे और शहर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को इकट्ठा किया। उसने अपना ज्यादातर समय पुरुषों को युद्ध के रहस्य सिखाने में लगाया। वह चाहता था कि वे हर तरह की ढोल की थाप, कमांड और बुनियादी कमांड झंडे के रंग को याद रखें। जब वह और गार्ड कप्तान रणनीतियों पर चर्चा करते थे तो वह भी वहां होती थी। कई बार वह हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं पाती थी और उन चीजों की ओर इशारा करती थी जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी। पहले तो लोग उसके सैन्य चर्चाओं में भाग लेने से थोड़ा असहज थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह शहर की रक्षा करने में कुशल है तो उनके पास अब कोई राय नहीं थी। हालांकि वह हमेशा कहती थी कि वह जो जानती है वह उसका विचार है, वह केवल संदेश प्रसारित कर रही थी। लेकिन इसने अभी भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और लोगों को धीरे धीरे उसकी विशिष्टता का एहसास हुआ। हर दिन लोग फायर स्टेट से भागते थे और पहाड़ पर भेजे गए स्काउट्स ने भी पुष्टि की कि मुख्य सेना इस ओर बढ़ रही थी। शहर में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। एकमात्र व्यक्ति जो अपरिवर्तित रहा वह शायद एलिंग था। तू दा को नहीं पता था कि एलिंग क्या सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसका शहर छोड़ने का कोई इरादा था। उसने यह कहने की कोशिश की कि अगर वह जाना चाहती है तो झांग यांग उसे ले जाने के लिए किसी को भेजेगा। आहलिंग ने यह सुना और शांति से कहा, शहर का डॉक्टर पहले ही भाग चुका है, क्या तुम्हें पता है? मुझे पता है, आहलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, केवल एक वाक्य को पीछे छोड़ते हुए, अगर मैं चला गया तो युद्ध शुरू होने के बाद
शायद तुम सो नहीं पाओगे, है ना? जियुए को छुआ गया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। वह केवल कृतज्ञतापूर्वक उसके लिए चावल का एक पूरा कटोरा ही ले सका। 7वें दिन कुछ भगोड़े शहर में आए। उनमें से कुछ तलवारों और चाकुओं से घायल हो गए थे, इसलिए ब्लैक क्रॉस टीम ने उनकी चोटों का इलाज करने के लिए उसे ढूंढा। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, घायल व्यक्ति ने उसे देखा और दंग रह गया। फिर अचानक आगे बढ़ा, उसे भालू की तरह गले लगाया और उसे ऊपर उठाया, एक भयानक चीख निकाली। हर कोई बुरी तरह डर गया। कौवों के समूह ने जल्दी से अपने चाकू और तलवारें निकालीं, जोर से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? इसे रोक! जल्दी से औरत को नीचे उतारो। घायल आदमी का दोस्त और भी डर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, आह! आप क्या कर रहे हो? जल्दी करो और उस लड़की को नीचे उतारो। वह पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन जब उसने उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना, तो उसे एहसास हुआ कि उसे पकड़ने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि ए था। लेकिन बातूनी ने अपने चाकू की मूठ का इस्तेमाल ए की कनपटी पर किया और उसे वापस छीन लिया। यह देखकर कि दूसरे आदमियों के बड़े चाकू गिरने वाले थे, वह जल्दी से आगे बढ़ी और चिल्लाई, रुको! उसे पहचानती हूँ, वह मेरा मित्र है। इन शब्दों से तलवारें भांज रहे पहरेदार समय रहते रुक गए। ए फिर से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन इस बार एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर फिसल गया, उसे ए की पहुंच से दूर खींच लिया और ए को जमीन पर गिरा दिया। वह हैरान थी, उसने अपना सिर घुमाया और उसे फिर से देखा। तुम क्या कर रहे हो? यह ए है। मुझे पता है। उसने उसे घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वह मेरी औरत है, इसका मतलब है कि उसे उस पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। उसने उसे घूर कर देखा और उसके बगल में किसी ने आश्चर्यचकित होकर गाली दी। बकवास! जियाओ ये, क्या आप एक महिला हैं? उसने एक साथ अपना सिर घुमाया, केवल एलीला का पीला चेहरा उसे घूरते हुए देखा। उसे पकड़े हुए आदमी को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह और भी डर गया और एक कदम पीछे हट गया। सर महोदय! तुदा ने एलीला को बोलने से पहले ही टोक दिया, तुम त्रोंग डोंग हो, मेरे पति। एलीला ने उसकी ओर देखा, फिर उसे पकड़े हुए क्रूर दिखने वाले आदमी की ओर देखा और बहुत ही चतुराई से उसका मुंह बंद कर दिया। ए अब लड़खड़ाते हुए उठने लगा, उसके हाथ पर घाव से अभी भी खून बह रहा था। ए घायल हो गया है, उसने झांग यांग के कंधे पर थपथपाया। मुझे जाने दो, मुझे देखने दो कि वह कैसा है। वह परेशान लग रहा था, लेकिन अंत में उसने उसे जाने दिया, उसे मूक आदमी के बगल में बैठने दिया, उसके घावों को भरने में उसकी मदद की। ए ने उसे देखा, तुरंत मुस्कुराई। वह देख सकती थी कि उसकी आंखें लाल थी, जिससे उसका गला भर आया। तुदा ने उसके घाव पर सावधानी से पट्टी बांधने में मदद की और फिर एलीला ने उसके शरीर पर घावों का इलाज करने में मदद की। एलीला ने उत्सुकता से उसे और उसके पीछे खड़े आदमी को देखा। अपने बगल में खड़े काले कपड़ों में लोगों को देखकर, उन लोगों को आज्ञाकारी ढंग से उसकी बात सुनते हुए, उन्हें उसे बड़ा भाई कहते हुए भी सुन रहा था। जब तक झांग यांग नाम के आदमी ने सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कहा, तब तक जियो ये खाना लेने के लिए रसोई में चला गया और उसी समय उस आदमी से एक कप गर्म चाय लाने के लिए कहा। उसने चाय का कप स्वीकार कर लिया, आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, मुझे लगा कि तुम दोनों मर चुके हो। ताला कौन दो जली हुई लाशें लेकर आया, उन्हें कैंप के दरवाजे पर उल्टा लटका दिया, कहा कि वे 2 लोग थे। लेकिन ए को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, उसे पक्का यकीन था कि यह टियूदा नहीं था,
बल्कि वे दोनों भाग गए थे। तुम यहाँ क्यों हो? त्रुओंग डोंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हारे विश्वासघात के बाद बाबा हक ने तुम्हारा स्थान ले लिया। लेकिन लैप 2 ने थाप लैप कॉन को नया सेंचुरियन प्रमुख नियुक्त किया। बाबा हक आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था, वह केवल उसके क्रोध को सहन कर सकता था और आज्ञा का पालन कर सकता था। ट्रुओंग डोंग ने भौहें सिकोड़ी और आह भरी। मैंने उसे थापला कोन को मारने के लिए कहा था। एलीला दुखी थी। वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसके पास मौका नहीं था। लैप कॉन टॉवर मंगोल सेना का आधार था। पिछले 1 साल से उस कमीने ने कंपनी में सभी को परेशान कर रखा है और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी है। फिर बाबा हक ने हमें बताया कि उसने हमारे लिए क्या किया है। वह थोड़ा चौंक गया, अपने दांत पीस रहा था। उसे देखते हुए एलीला ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा, सच बताऊं तो मुझे शुरू में इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि बाबा हक हमें बस थोड़ी सी उम्मीद देना चाहता था, जीवित रहने की उम्मीद। लेकिन द लुआट थिएन तिन्ह ने भी यही बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगा कि वे दोनों सचमुच बच निकले हैं, इसीलिए थाप लैप कोन इतना परेशान था। जीवन बहुत ही दयनीय है, यहाँ तक कि मैं भी उम्मीद करने लगा हूँ कि यह सच है। मुझे उम्मीद है कि आप और जियो ये वास्तव में बच गए होंगे। झांग यांग ने अनुमान लगाया कि यह सच था। उसके सामने 2 आदमी काले और पतले थे। वह देख सकता था कि एलीला का चाय का कप पकड़े हुए हाथ थोड़ा हिल रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने न देखने का नाटक किया, केवल ए को देख रहा था जो अभी भी उसके सामने बैठा था। किसने सोचा होगा कि दूसरे आदमी ने उसे पीछे देखते हुए देखा और अपने होठों को मुस्कुराहट में बदल दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसका गला भर आया। उसने दूसरे आदमी को गुस्से से देखा। शापित! मूक व्यक्ति और भी अधिक चमककर मुस्कुराया। एलीला ने गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और बोलना जारी रखा। कुछ दिन पहले अग्नि राज्य में मंगोल सेना में अराजकता का फायदा उठाकर ए और मैं भाग निकले। हमने सुना था कि यहाँ एक महल है और ब्लैक क्रो का कप्तान युद्ध कला में निपुण है तथा वह भगोड़ों और गुलामों की भर्ती कर रहा है, इसलिए हम यहाँ भाग आए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति आप होंगे। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है, इसलिए उसने सहजता से उत्तर दिया, यह मेरा विचार नहीं था, यह मेरी पत्नी का था। एलीला ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं 5 साल पहले ही मर गया होता। उसे अचानक समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करे, इसलिए वह केवल पलट कर चला गया। दूसरे आदमी ने उसे वापस बुलाया, कुछ ऐसा कहा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। लैंगटिंग, शुक्रिया। उसने मुड़कर नहीं देखा और कहा, मेरा नाम झांग यांग है। उसके पीछे खड़े आदमी ने यह सुना और तुरंत खुद को सही किया। झांग यांग, शुक्रिया। उसने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि सीधे बाहर चला गया, लेकिन उसने अपने पीछे वाले आदमी को चिल्लाते हुए सुना, झांग यांग, क्या मैं तुम्हें बड़ा भाई कह सकता हूँ? वह रुक गया। उसने देखा कि जिविये दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में लंच बॉक्स था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह उसे प्यार से देख रहा था। अचानक उसकी आंखें थोड़ी गर्म महसूस हुईं। उसने लड़की को देखा, एक गहरी सांस ली और बिना पीछे मुड़े दहाड़ा, लानत है। क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? खाओ, पेट भर खाओ, मेरे इस घर को बहुत लोगों की जरूरत है। अगर तुम अपनी तलवार नहीं घुमा सकते तो तुम दोनों अभी चले जाओ। एलीला का गला भर आया और उसने जोर से जवाब दिया, हाँ बड़े भाई। ए ने भी आह की आवाज निकाली, फिर जोर से हंसा। वह उसके सामने चली गई। वह खुद को रोक नहीं सका और उसे कसकर गले लगाने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन फिर भी उसके कान में चेतावनी दी,
अगर वह गूंगा आदमी तुम्हें फिर से देखता है तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। बेहतर होगा कि तुम उसे फिर से ऐसा न करने दो। वह जोर से हंस पड़ी और केवल एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। 3 दिन बचे हैं। उस रात स्काउट्स ने बताया कि मंगोल सेना पहाड़ पार कर चुकी है और 3 दिनों में शहर पहुंच जाएगी। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार विस्फोटक के रूप में आर्सेनिक, सल्फर और चारकोल का इस्तेमाल किया। वह जानती थी कि इन चीजों की मारक शक्ति कितनी भयानक थी, लेकिन लासू की घुड़सवार सेना पहले ही पहाड़ पार कर चुकी थी और वह यह भी समझती थी कि दोनों पक्षों की ताकत बहुत बड़ी थी। समाप्त करने के बाद उसने उन्हें उसके हवाले कर दिया। ये चीजें बहुत तेज आग उगल सकती हैं, जिसका इस्तेमाल दुश्मन को डराने के लिए किया जाता है। वह रुकी, गहरी सांस ली, एक और लकड़ी की पेटी की ओर इशारा किया और कहा, यह सामान्य विस्फोटक है। हालांकि यह ब्लैक फायर नहीं है, फिर भी इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। वह जानता था कि वह बहुत से निर्दोष लोगों को फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने विस्फोटकों को 2 प्रकारों में विभाजित किया। उसने उसके साथ जिन रणनीतियों पर चर्चा की, वे बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन साथ ही वे बहुत धोखेबाज भी थी, जैसे कि चालों की एक श्रृंखला। शहर में सैनिकों की संख्या दुश्मन की सेना से बहुत कम थी, इसलिए वे केवल कुछ लाभ उठाने की कोशिश कर सकते थे। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ? उसने उसकी ओर देखा, बहुत बेवकूफ, उसने कहा, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगर तुम मूर्ख थी, तो तुम सहमत क्यों हुई? मैं मूर्ख हूँ, इसलिए सहमत हुआ, उसने आह भरते हुए कहा, क्योंकि अगर शहर पर हमला करने वाला मैं भी होता, तो मुझे डर है कि मुझे पता चल जाएगा कि कब पीछे हटना है। वह उसके सीने से लग गई और फुसफुसाते हुए बोली, लेकिन गुलाम पीछे नहीं हट सकते। यह सही है, गुलाम पीछे नहीं हट सकते। उसने उसकी पीठ थपथपाई और कर्कश स्वर में कहा, तुम सबको नहीं बचा सकती। वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। तूदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर वह कर सकती तो उसे सचमुच उम्मीद थी कि वह कर सकती है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो? मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। कम से कम शिविर में गुलामों को तो बचाया जा सकेगा। आपने सुना कि एलीला ने क्या कहा, आपके अधिकांश लोग अभी भी जीवित हैं, हालांकि वे अभी भी वहां मौजूद हैं। मेरा मानना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो उनमें से ज्यादातर भागना चाहेंगे। तुम क्या करने जा रहे हो? उसने उसे अपना विचार बताया। वह दंग रह गया, उसे घूरता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह ठीक है? उसने पूछा। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। शायद हो सकता है। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ज्यादा उसे लगता कि यह संभव है, और वह हंसे बिना नहीं रह सका। यह सही है, मुझे लगता है कि यह संभव है। जब तक हम थापला कौन से निपट सकते हैं, यह संभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह कभी कोई समस्या नहीं रहा। यह सही है, वह नहीं है। तूदा ने अपने सामने मुस्कुराते हुए आदमी को देखा और उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसने हर कदम सावधानी से तय किया था, लेकिन वास्तव में कभी-कभी मनुष्य प्रस्ताव रखता है, भगवान निपटारा करता है। वह दुर्भाग्य का सामना करने से नहीं डरती थी, वह केवल एक चीज से डरती थी, वह थी उसे खोना। उसने उसे नीचे खींचा, उसे गहराई से चूमा, अपने होंठ उसके होठों से सटाए और धीरे से कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं करूंगी। उसने उसके चेहरे को सहलाया और भारी स्वर में वादा किया, मैं सावधान रहूंगा। खंड 2 अध्याय 21। मंगोल सेना आती है। उस दिन दोपहर के ठीक बाद
शहर की दीवार पर सैनिकों ने दूर से झंडों का एक समुद्र लहराते देखा। शहर के द्वार पर पहरेदार ने अपनी तुरही बजाई और जो लोग अभी भी शहर के बाहर थे वे अंतिम रक्षात्मक उपाय करते हुए शहर में वापस भागे और शहर के भारी फाटकों को कसकर बंद कर दिया। मुख्य सेना धीरे धीरे पहाड़ की तलहटी तक पहुंची और शहर के पश्चिम में घास के मैदानों पर डेरा डाला। वहां गोल तंबू स्थापित किया गया था। जैसे ही शाम ढलने लगी, रसोई से धुआं ऊपर उठा, जिससे लोग दूर से ही कांप उठे। झांग यांग और शिवये शहर की दीवार पर खड़े थे। उन्हें पहले से ही पता था कि मंगोल सेना पश्चिम में डेरा डालना पसंद करेगी। शहर के पश्चिम में घास के मैदानों में एक नदी थी, उत्तर में रेत के टीले थे, दक्षिण में दलदल के पास दूरी में बड़े पहाड़ थे, पूर्व में जंगल और ऊबड़ खाबड़ चट्टानें थीं। जब तक वे इंसान थे, वे पानी वाली जगह पर डेरा डालना पसंद करेंगे। मंगोल सेना हर जगह व्याप्त थी, इसलिए उन्होंने छोटे शांगचेंग को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे गुलेल और घेराबंदी के इंजन नहीं दिख रहे, क्या तुम्हें दिख रहे हैं? उसने पूछा। नहीं है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वे वाहन बहुत बड़े हैं, पहाड़ों पर चढ़ना और नदियों से होकर गुजरना कठिन है। इसके अलावा यह एक छोटा शहर है। वह सोचता है कि केवल घुड़सवार सेना पर निर्भर रहना ही जीतने के लिए पर्याप्त है। वह केवल लूटने आया था, लड़ने नहीं। ठीक वैसे ही जैसे उसने उम्मीद की थी। तुम्हें पता है क्या? लैप्टो मूर्ख है। सामने लगे गोल तंबू को देखते हुए टूडा यह कहे बिना नहीं रह सके। मुझे यह उसी क्षण पता चल गया था जब मैंने उसे जनरल के तंबू के पास विस्फोटक रखते देखा था। यद्यपि महान युद्ध निकट आ रहा था, फिर भी इन शब्दों को सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है वह कितने आदमी लेकर आया? उसने पूछा। उसने धुएं और झंडे को देखा और कहा, लगभग 5,000। लेकिन गार्डों ने कहा कि फायर स्टेट में अभी भी लगभग 30,000 सैनिक तैनात हैं। वह जानती थी कि वहां कई विशाल घेराबंदी इंजन भी थे। उन्हें जो करना था वह था सड़क को अवरुद्ध करना और तिमू एयर को गोल्डन ऑर्किड से सुदृढ़ीकरण लाने के लिए समय देना। तिमू एयर से कोई खबर? अभी नहीं, वह अभी आया है। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें उस महान खान को मनाने का मौका पाने के लिए एक लड़ाई जीतनी होगी। तो फिर एक मैच जीतो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने और एक शिल्पकार ने उनके बगल में विशाल वस्तु को ढकने वाले भूरे कपड़े को उठाया, जिससे शहर के द्वार के ठीक बीच में रखा गया महान हथियार दिखाई दिया। वह जानता था कि उसने शिल्पकार से कुछ बनाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह भयानक हथियार था। यह एक क्रॉसबो था, एक क्रॉसबो स्क्रीन, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। 10 शिल्पकार एक भाले की तरह एक लंबा और बड़ा तीर ले जाने में व्यस्त थे, और उन्होंने विशाल क्रॉसबो स्ट्रिंग को अपनी सीमा तक खींचने के लिए अंत में शाफ्ट को घुमाने के लिए सेना में शामिल हो गए। उसने अपना सिर घुमाया और उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि विस्फोटक तंबू कौन सा है? उसके क्रॉसबो पर निशाना लगाने के लिए निशान थे। तीर का सिरा लोहे का बना था और उसने तीर के सिरे पर एक छोटी खोखली बांस की नली भी लगाई थी, जिसके ऊपर एक फ्यूज लगा था। उसने उससे यह नहीं पूछा कि यह चीज कितनी दूर तक गोली मार सकती है। वह जानता था कि यह काफी दूर तक गोली मार सकती है। इसलिए उन्होंने उसे बताया कि विस्फोटकों का तंबू आमतौर पर कहाँ स्थित होता है। उसने सभी को तीर के स्लॉट को समायोजित करने के लिए कहा। एक सैनिक ने उसे एक बड़ा हथौड़ा दिया। क्रॉसबो को हाथ से नहीं चलाया जा सकता था, इसे हथौड़े से चलाना पड़ता था। उसने विशाल हथौड़ा पकड़ लिया, उसे फ्यूज को जलाने के लिए चकमक पत्थर का उपयोग करते हुए देखा। जब वह पीछे हट गई तो वह क्रॉसबो के पास गया, हथौड़ा ऊपर उठाया और बोल्ट पर प्रहार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई।
विशाल तीर आग लेकर उड़ गया। शहर की दीवार के बाहर विशाल घोड़े के पीछे, नहर के पार, घास के मैदान के पार, मंगोल सेना के सिर और गोल तंबू के ऊपर से उड़ गया, विस्फोटकों वाले तंबू से टकराया। 1 इंच भी पीछे नहीं। धमाका! जैसे ही तीर जमीन पर गिरा, एक भयंकर विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। विस्फोट के कारण जमीन इतनी जोर से हिली कि दूर शहर की दीवारों पर खड़े लोग भी इसे महसूस कर सकते थे। हर कोई शांत खड़ा था, लेकिन उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह आग जीत का जश्न मनाने के लिए काफी बड़ी है? उसने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और उसे जोर से चूमा। बस, यह कहने के बाद वह दीवार से नीचे भागा, अपने घोड़े पर कूदा और उन लोगों को लाया जो शहर से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से उसने सबके सामने उसे चूमा। टूडा शर्मा गया, लेकिन फिर भी दीवार के सहारे झुककर जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। ट्रुओंग डोंग, लड़ने के लिए इतना उत्सुक मत बनो। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, बस अपने हाथ में बड़ी तलवार उठाई। वह उत्सुकता से उसे ब्लैक क्रोस का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हुए देख रही थी। दुश्मन की अराजकता का फायदा उठाते हुए, बिजली के झटके की गति का उपयोग करते हुए जिसे समय रहते कवर नहीं किया जा सकता था, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को मारते हुए, फिर वापस लौटते हुए। जब वे वापस मुड़े, तो उसने महिलाओं को विशेष रूप से बनाए गए क्रॉसबो और क्रॉसबो का उपयोग करने की व्यवस्था की थी, जो दीवार से उनका पीछा कर रहे दुश्मन सैनिकों पर निशाना साध रहे थे। वह उनके सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने का इंतजार कर रही थी, दुश्मन की घुड़सवार सेना के रेंज में आने का इंतजार कर रही थी, और चिल्लाई, तीर चलाओ। तीरों की पहली बारिश हुई, उन्हें बदलने के लिए मजदूर आगे बढ़े और दूसरी लहर चलाना जारी रखा। महिलाएं और मजदूर बारी बारी से आगे बढ़े। शहर के बच्चे तीर उठाने में मदद करने के लिए पीछे बैठे थे। तीरों की लगातार बारिश ने घुड़सवार सेना को प्रभावी रूप से बाधित किया। ब्लैक क्रो ने बिना किसी व्यक्ति को छोड़े शहर में आसानी से प्रवेश किया। शहर का द्वार फिर से बंद हो गया। वह भारी सांस ले रही थी, जैसा कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति भी कर रहा था। महिलाएं अभी भी अपने क्रॉसबो पर कदम रख रही थी, घुड़सवार सेना पर निशाना साध रही थी। वे एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए और जल्द ही उन्हें पीछे हटना पड़ा। लोहारेली शानदाई ने दूर से भड़की आग और शिविर में पीछे हटती घुड़सवार सेना को देखा और खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, भाभी, मुझे लगा कि तुम सिर्फ मोमबत्तियां बनाना जानती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े भाई ने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। इन शब्दों ने तनावपूर्ण माहौल को तुरंत साफ कर दिया और दीवार पर खड़े सभी लोग जोर से हंस पड़े। वह यह दिखावा करना चाहती थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई, इसलिए उसने जल्दी से किसी और को कमान सौंप दी। बादोनी, मैं यह जगह तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है कि क्या करना है? हाँ भाभी, यह मुझ पर छोड़ दो। मैंने सबको बता दिया है कि क्या करना है। हम सैनिकों के पहले समूह को किले में उतारेंगे। उसने सिर हिलाया, फिर महिलाओं को दीवार से नीचे ले गई और तैयारी जारी रखी। सूर्यास्त ने पूरी भूमि को लाल रंग में रंग दिया, जिससे जनरल का जला हुआ तंबू रोशन हो गया। हालांकि मुख्य शिविर का विस्फोटक गोदाम जल गया था, मंगोल सेना ने जल्दी से अपने झंडे और ड्रम को समायोजित किया और 1 घंटे के भीतर उन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया। इस बार नेता घुड़सवार सेना नहीं थे, बल्कि अन्य स्थानों से पकड़े गए गुलाम सैनिक थे। उन्हें पंक्तिबद्ध किया गया, भाले और ढाल पकड़े हुए आगे की ओर धकेला गया। इस समय शहर का द्वार खुला
और पैदल सेना को भी युद्ध के लिए भेजा गया। पहला ढोल बजा, गुलाम सैनिकों ने अपनी ढालें उठाईं और काले कौवों ने भी अपनी ढालें उठाईं। दूसरा ढोल बजा, गुलाम सैनिकों ने अपने भाले उठाए और काले कौवों ने भी अपनी बड़ी तलवारें उठाईं। तीसरा ढोल बजा, धमाका लगातार जारी रहा। शहर की दीवार पर युद्ध के नगाड़े भी बज रहे थे। गुलाम सैनिक चिल्लाते हुए दुश्मन की ओर बढ़े। ब्लैक क्रो भी आगे बढ़े। दीवार से तीर छोड़े गए, उनके सिर के ऊपर से उड़ते हुए सीधे पीछे की घुड़सवार सेना पर निशाना साध रहे थे। गुलामों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बस आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पुल पर दौड़ रहे थे, ऊंची दीवार और काले कपड़े पहने दुश्मन पर निशाना साध रहे थे। कौन जानता था कि दोनों सेनाओं के मिलने से पहले ही पहरेदार पहले ही पलट चुके थे और लड़ाई से बचने के लिए शहर के गेट की ओर भाग चुके थे। शहर का गेट अभी बंद नहीं हुआ था। 100 से ज्यादा गुलाम सैनिक चिल्ला रहे थे और पीछा करके मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि दुश्मन डरे हुए थे, वे पीछे नहीं मुड़ सकते थे। उनके पीछे घुड़सवार सेना निगरानी कर रही थी। एक बड़ा शिविर तैनात था। पीछे मुड़ने की हिम्मत करो, मरने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए वे फिर भी आगे बढ़े, शहर पर हमला करने का मौका लेते हुए। कांस्य द्वार के पीछे शहर का पहरा था। यह एक जाल था, वे जानते थे, लेकिन थापला कौन अभी भी पीछे से दहाड़ रहा था। अभियोग लगाना। चलो भी, जो भी पीछे हटने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। बाबा हज की एक आंख झपकती रही। उसने अपनी तलवार उठाई और हमले का नेतृत्व किया। वह जानता था कि अब वह रुक नहीं सकता। यह युद्ध है, अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगा। हिचकिचाहट से दीवार से और तीर निकलेंगे। वह आगे बढ़ा और अंदर घुस गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले। शहर का दरवाजा बंद हो गया। उनके दिल ठंडे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वही तरीका अपनाया जो सेंचुरियन कमांडर एलैंग डांग ने उन्हें सिखाया था, जिसने हर लड़ाई जीती थी। 5 लोगों ने एक घेरा बनाया, पीठ से पीठ मिलाकर, अपनी ढालों को पकड़े हुए आने वाले तीरों को रोकने के लिए, दरवाजे की तलाश करते हुए, खून का रास्ता खोलते हुए। लेकिन शहर की दीवार में तीरों की बारिश नहीं हो रही थी, केवल मेजों की एक लंबी कतार थी, जो भाप से भरे गर्म भोजन से भरी हुई थी। उस पल बाबा हज स्तब्ध था। दा लुआट थिएन तिन्ह भी स्तब्ध था। सभी गुलाम सैनिक स्तब्ध थे। हर कोई एक दूसरे को हांफते हुए देख रहा था, लेकिन किसी ने अपने सिर पर ढाल नीचे करने की हिम्मत नहीं की। शहर की दीवार इतनी बड़ी थी, धुएं, आग या तेल की गंध नहीं थी, केवल भुने हुए मांस की सुगंधित गंध थी। वे भुनी हुई पूरी बकरियां, पहाड़ों की तरह ऊंचे ढेर में रखे नूडल्स, मांस, गरम तिल के केक और भाप से भरा गरम घोड़े का दूध का दलिया देख सकते थे। वे कई दिनों और रातों तक पहाड़ों पर चढ़ते रहे थे और नदियों में से गुजरते रहे थे, और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। वे खाने के लिए शिविर लगाने के समय का इंतजार ही कर रहे थे, जब दुश्मन ने विस्फोटक तंबू को उड़ा दिया। लासू ने गुस्से से दहाड़ते हुए सभी गुलाम सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेज दिया जो अभी भी भूखे थे। वे घबराकर खाने के ढेर को देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि पहले किसका पेट गुर्रा रहा था। कुछ लोगों ने तो अपना मुंह भी खोल लिया क्योंकि वे बहुत भूखे थे। खाने को देखते हुए उनके मुंह से लार टपक रही थी। इस समय शहर में जाने वाला छोटा सा दरवाजा खुला। एक आदमी जोर से चिल्लाता हुआ बाहर आया, बाबा हक। बाबा हज ने शोरगुल सुना, पीछे मुड़ा और देखा कि केवल वही आदमी है जिसके बारे में अफवाह थी कि वह मर चुका है। वह डरकर उस व्यक्ति को घूरने लगा। हालांकि उस व्यक्ति ने अपने बाल कटवा लिए थे और दाढ़ी भी कटवा ली थी, फिर भी उसने उस चेहरे को पहचान लिया, उन आंखों को पहचान लिया।
उसने कई सालों तक खून खराबे और लड़ाइयों के बीच इस आदमी का पीछा किया था। उसने गहरी सांस ली, अनजाने में अपने हाथ से ढाल और फिर भाला छोड़ दिया। वह महसूस कर सकता था कि उसके पीछे उसके साथी सभी अचंभित थे, यह नहीं जानते हुए कि यह उपाधि किसने दी थी। लांग डांग, यह अलांग डांग है। वह मरा नहीं है, सचमुच मरा नहीं है। वे सभी उत्साहित थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस समय बाबा हक ने एक और व्यक्ति को बाहर आते देखा। यह एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ एलीला था। उसके पीछे मुंह के ए था। उनके कंधों पर उन दोनों ने एक छोटी, तेल भुनी हुई बकरी ले जाई हुई थी। बेवकूफ, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? महान ब्लैक क्रो कप्तान हमारे बड़े भाई हैं। एलीला ने बकरी को उठाया और चिल्लाया, यह भोजन हमारे लिए है। काले कपड़े पहने आदमी ने सबकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, मैं ट्रोंग डोंग हूँ, इस महल के काले कौं का कप्तान। तुम जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल दूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। मैं निश्चित रूप से दया नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम रुकना चाहते हो तो अपने हथियार नीचे रख दो। अब से तुम मेरे भाई हो। इस शहर के सभी लोग स्वतंत्र हैं। यहाँ ऊंच नीच, कुलीन गरीब का कोई भेद नहीं है। यहाँ खाने के लिए मांस है, पीने के लिए शराब है। यदि युद्ध के बाद तुम यहाँ से जाना चाहो तो मैं तुम्हें कतई नहीं रोकूंगा। हर शब्द किले में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। पहले तो कोई भी नहीं हिला। किसी ने यह मानने की हिम्मत नहीं की कि आज़ादी इतनी आसानी से मिल जाती है। बाबा हक ने उस आदमी को घूर कर देखा। उसकी आंखें थोड़ी गर्म थी। उसने पहले अपने हाथ से ढाल छोड़ी, अपना भाला जमीन पर लगाया, एक घुटने पर बैठा, अपने हाथ जोड़े और चिल्लाया, मैं बाबा हज, कप्तान का अनुसरण करने और मृत्यु तक सेवा करने की शपथ लेता हूँ। मैं डा लुआट थिएन तिन्हा, कप्तान का अनुसरण करने और मृत्यु तक सेवा करने की शपथ लेता हूँ। प्रत्येक महान तलवार और भाले को नीचे गिरा दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने घुटने टेक दिए, अपनी वफादारी की कसम खाई। पलक झपकते ही 100 से अधिक गुलाम सैनिकों ने अपना सिर झुका लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। अपने सामने सभी को देखते हुए ट्रुओंग डुओंग का गला भर आया। उसने अपने हाथों को जकड़ लिया, बाबा हक को उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आवाज कर्कश थी, चूंकि हम भाई हैं, इसलिए खड़े हो जाओ और शराब पियो और खाओ। बाबा हज खड़ा हुआ, अपने सामने खड़े आदमी को देखा और इतना उत्साहित था कि वह बोल नहीं पाया। आदमी ने अचानक उसे खींच लिया, उसके कंधे को 2 बार थपथपाया और उसके कान में फुसफुसाया, तुमने इतने समय तक कड़ी मेहनत की है। बस एक वाक्य सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से इस आदमी ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी, पर किसने सोचा था कि वह इस पल यह बात कहेगा। उसने अपना हाथ उठाया और उस आदमी को गले लगाया जिसने उसे युद्ध के मैदान में अनगिनत बार बचाया था। उसकी पीठ थपथपाई और हंसते हुए डांटा, मुझे पता था कि थाप लैप कौन तुम्हें नहीं मार सकता। वह मुस्कुराया, एक कदम पीछे हटा, एक आंख वाले आदमी को देखा और कहा, थैप लैप कौन की बात करते हुए मुझे चाहिए कि आप उसे अंदर बुलाएं। वह आदमी अभी भी शहर के बाहर गेट खुलने का इंतजार कर रहा है। उस नाम का उल्लेख करते हुए हर कोई क्रोधित हो गया। बाबा हक ने दुष्टता से मुस्कुराया, बेशक, मैं उसे तुरंत अंदर बुलाऊंगा। त्रोंग डोंग ने अपना सिर उठाया और हाथ हिलाया। ऊपर खड़े पहरेदार ने शहर का दरवाजा खोला। बाबा हज शहर के दरवाजे की सुरंग से होकर अकेले बाहर निकल गया। कप्तान, हमने इस शहर पर कब्जा कर लिया है। बाबा हक दरवाजे के पास खड़ा था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, थापला कौन ने पहले ही अपने घोड़े को उसके आगे सर पर दौड़ने के लिए कहा।
दरवाजे में प्रवेश करने पर उसने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया। उसने लगाम को कसकर पकड़ लिया। बाबा हक से सवाल करने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन पाया कि शहर का द्वार बंद था। बाबा हक एक चाकू पकड़े हुए वहां खड़ा था। शहर के दरवाजे के पीछे सुरंग में मशालें जल रही थी। उसने अपने घोड़े को पीछे मुड़ने के लिए कहा। तभी उसे आग की रोशनी में चमकता हुआ वह ठंडा, क्रूर चेहरा दिखाई दिया। लैकॉन, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। वह इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह केवल अपनी तलवार पकड़ सकता था और दहाड़ते हुए अपने घोड़े को आगे बढ़ा सकता था। मरने से पहले अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था। उस आदमी ने अपनी मशाल घुमाई और उस कमीने को बुरी तरह पीटा, जिससे वह अपने घोड़े से गिर गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी तलवार घुमाई और उसका सिर काट दिया। पहली लड़ाई में ब्लैक क्रो सेना पूरी तरह से जीत गई।